लर्निंग ऑनलाइन बाय BR गोदारा में आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कक्षा 12 जो चैप्टर हमारा पहला चल रहा था उसका सेकंड पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विचारधाराओं के ऊपर, जिसके अंदर प्रमुख विचारधाराएं दी गई है। 3 विचारधाराओं का वर्णन किया गया है और वो किस प्रकार से किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले हम 2 विचारधाराओं की बात करेंगे और उसके बाद में हम तीसरी विचारधारा की बात करेंगे। सबसे पहले मैं 2 विचारधाराओं के अंदर जो कॉमन जो फैक्ट है उसको यहाँ पर लिख रहा हूँ इस प्रकार से। इस प्रकार का ये हमारा वातावरण है जिसके अंदर जीव जंतु भी है, इस प्रकार से पेड़ पौधे भी है, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि इस पर विभिन्न जल है। इस प्रकार से ये क्या है हमारा, इस प्रकार से ये सारा का सारा हमारा क्या है, एक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण है। इसको हम क्या कहेंगे, भौतिक पर्यावरण। क्या कहेंगे, भौतिक पर्यावरण कहेंगे। ठीक है। दूसरा जो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। मैं यहाँ पे इस प्रकार से आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है ये मानव। ठीक है, यहां तक आपकी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ये 2 स्ट्रक्चर है, अगर आप इन 2 बातों को अगर समझ गए तो ये मान के चलिए ये विचारधाराएं आपकी कंप्लीट हो गई। पहला भौतिक पर्यावरण है, दूसरा मानव है। अब मैं यहां पर पहली जो आपकी जिस प्रकार से आपकी किताब के अंदर दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। पहले के अंदर बताया गया है मानव का प्राकृतिकरण। ठीक है। और दूसरे के अंदर बताया गया है प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये क्या कह रहा है, जब देखो भौतिक पर्यावरण के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमने पिछली जो वीडियो थी वो कर ली थी, जिसके अंदर जो स्ट्रक्चर थे वो इस प्रकार से मैं 2-3 आपको बता देता हूं। जैसे तापमान हो गया, जलवायु हो गई, इसके अलावा वर्षा हो गई, ठीक है, मृदा हो गई। इस प्रकार से यानी कि बहुत सारे भौतिक पर्यावरण है, इसके अंदर घटक पाए जाते हैं। अब ये जो मानव का प्राकृतिकरण है इसका मतलब क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये जो भौतिक पर्यावरण है किसका, ये जो भौतिक पर्यावरण है अगर इसका प्रभाव किसके ऊपर हो, मानव के ऊपर पड़ता हो, तो मैं यहां पर पहली लाइन लिख सकता हूं इस प्रकार से कि भौतिक पर्यावरण
भौतिक पर्यावरण पर्यावरण। अब ये जो मानव है ये आज का मानव नहीं है, इसको हम किस प्रकार का मानव कहेंगे? अब यहां पर दो प्रकार के मानव है, एक तो प्रकृति का जब मानवीकरण करेंगे उसके अंदर अलग मानव है, और जब मानव का हम प्राकृतिकरण करेंगे उसके अंदर ये अलग मानव है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं आदि मानव, और यहां पर इस प्रकार से कह सकता हूं विकसित मानव। ठीक है, इस प्रकार से दो। अगर इसके अंदर बात आए तो मानव की वो किस प्रकार का होगा? आदि मानव का रूप होगा। इसके अंदर अगर मानव की बात आए तो वो किस प्रकार का होगा? तो विकसित मानव की वो बात कर रहा है। तो मैं यहां पर पहली जो लाइन लिख रहा हूं, भौतिक पर्यावरण का आदि मानव, ऐसे नहीं, आदि मानव नहीं कह तो हम आदि मानव भी सकते हैं, यानी कि आदि काल का मानव, आदि काल का मानव। ठीक है, तो आदि भौतिक पर्यावरण का आदि काल के मानव पर अधिक प्रभाव था। ठीक है, ये जो भौतिक पर्यावरण है इसका प्रभाव किसके ऊपर था? आदिकाल के मानव के ऊपर था। यानी कि आदि मानव जिस समय मानव था, यानी कि आदि मानव जब था, तो वो जो काल था वो आदि काल का था, यानी कि आज से बहुत साल पहले की वो बात है, जब भौतिक पर्यावरण का प्रभाव किसके ऊपर था? आदिकाल के मानव के ऊपर था। और ये प्रभाव किस प्रकार से था उसके हम यहाँ पर दो तीन बातें करेंगे, लास्ट के अंदर एक निष्कर्ष निकाल लेंगे। यानी कि जब ये भौतिक पर्यावरण का मतलब है तापमान हो गया, जलवायु, वर्षा। यहाँ पर हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आसमान के अंदर बिजली जैसे कड़कती थी, तो ये जो आदिकाल का जो मानव था ये समझता था भी प्रकृति हमसे गुस्सा हो गई है। जब वर्षा होती थी, बहुत ज़्यादा वर्षा होती थी, तो बाढ़ आ जाती थी। बाढ़ आने के कारण ये क्या समझता था? ये समझता था भी प्रकृति हमसे रुष्ट हो गई है। तो यानी कि ये क्या करता था? प्रकृति से डरता था, और प्रकृति से डरता था और प्रकृति की पूजा करता था। और समय के साथ, यानी कि उस समय के साथ में उसने अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लिया, यानी कि जैसा प्रकृति कहेगी उसी के अनुसार ये कार्य करेगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है? मानव का प्राकृतिकरण है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ भी आदि भौतिक पर्यावरण का आदि काल के मानव पर अधिक प्रभाव था। दूसरी लाइन देखो, जब भौतिक पर्यावरण का आदिकाल के मानव के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव था, तो इसका मतलब क्या था? ये प्रकृति से डरता था। तो मैं यहां पर इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, पहली लाइन। दूसरी लाइन की अगर बात करूं, आरंभिक अवस्था में प्रकृति का मानव पर अत्यधिक प्रभाव था। वह प्रकृति से डरता था। अब यानी कि प्रकृति से वो किस प्रकार डरता था? जैसे बहुत ज्यादा वर्षा हो गई, और वर्षा होने के कारण वो क्या कहता था भी प्रकृति मुझसे नाराज हो गई है, और इसी कारण से वो प्रकृति की फिर वो पूजा करता था। तो ये जो सारा का सारा, यानी कि वो
किसके अनुसार कर रहा है, वो प्रकृति के अनुसार कर रहा है। तो तीसरी लाइन हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी कि इन दोनों लाइनों का हमारा जो सार है, जो हमने अभी इतनी इसके बारे में जो भी जानकारी हमने प्राप्त की है, उसका लास्ट के अंदर यही सार निकल कर आता है एक लाइन में। तीसरी, प्रकृति के अनुसार मानव ने अपने आप को डाल लिया, वह प्रकृति के आदेशानुसार चलता है या कार्य करता है। ठीक, कार्य करता है। ये जो बातें हैं इसको हम क्या कहेंगे, मानव का प्राकृतिकरण, यानी कि मानव के ऊपर प्रकृति किस प्रकार से हावी रही, वो हमें इन बातों से हमें पता चलता है। भी इस प्रकार का भौतिक पर्यावरण था जो मानव के लिए क्या था, इफेक्टिव था। जब इफेक्टिव था तो मानव क्या होता था, डरता था। यानी कि जब वो डरता था तो इसका मतलब भी वर्षा हो गई, बिजली कड़कना, आंधी आ गया, तूफान आ गया, इन सब बातों से वो क्या समझता था, भी प्रकृति हमसे क्या है, नाराज है। तो इसी कारण से वो प्रकृति के अनुसार अपने आप को धीरे धीरे डाल लिया उसने, भी जिस प्रकार से प्रकृति कहेगी उसी के अनुसार मैं कार्य करूंगा। ये जो है ये मानव का प्राकृतिकरण है। और भूगोल की परिभाषा के अंदर, यानी कि भूगोल की भाषा के अंदर, इस मानव का प्राकृतिकरण की जो हमने ये लाइनें लिखी है, इसे जिस विचारधारा का नाम दिया गया, उस विचारधारा का नाम है विचारधारा। विचारधारा कौन सी, पर्यावरण निश्चयवाद। पर्यावरण निश्चयवाद। भूगोल के अंदर जिस विचारधारा को नाम दिया गया, ये सारा का सारा जो मानव का प्राकृतिकरण है, इसे क्या कहते हैं, पर्यावरण निश्चयवाद है। इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, या एक बारी इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। इसके बारे में 2 या 3 लाइनें वो हम बाद में कर लेंगे। अब देखो दूसरी जो है वो अपने दूसरी, तो यहां पर जो विचारधारा जो चल रही थी वो किस प्रकार से, यानी कि इसका प्रभाव किसके ऊपर था, मानव के ऊपर था। ठीक, इस प्रकार से ये विचारधारा चल रही। अब मैं इस प्रकार से कह दूं आपको, ये जो विचारधारा इस प्रकार से चल रही है, आपको ये डायग्राम याद रखना है, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक, अब ये क्या कहता है, यहां पर प्रभाव है और यहां पर है, मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं समझ, अपनी परिभाषा में समझ। ठीक, समझ भी ये क्या कह रहा है, भी मानव जो है वो अपनी बुद्धि से, थोड़ा ध्यान से सुनना, मानव अपनी बुद्धि से इस पर्यावरण के अंदर परिवर्तन करना, यानी कि मानव ने अपनी बुद्धि से इस ये जो भौतिक पर्यावरण को है उसके अंदर क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। किसके आधार के ऊपर, समझ के आधार के ऊपर। और इसे हम क्या कहते हैं, प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं। तो पहली लाइन देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। मानव ने अपनी बुद्धि
बुद्धि या समझ एक ही बात है। मानव ने अपनी बुद्धि से भौतिक पर्यावरण को समझ लिया, ठीक है। पहले मैं सीधा ये शॉर्टकट लाइन लिख देता हूं, ये यहीं से बस इतनी लाइन, बहुत छोटी लाइन रहेगी। भी मानव ने क्या कर दिया, इस ये जो भौतिक पर्यावरण है इसको अपनी समझ के अनुसार इसके अंदर परिवर्तन भी कर दिया, इसको समझ भी लिया। तो हमने पहले क्या लाइन लिखी है, मानव ने भौतिक पर्यावरण को समझ लिया। यानी कि ये जो सारा का सारा ये जो वातावरण है, ये जो पर्यावरण है, इसको मानव ने क्या कर लिया, समझ लिया। किस प्रकार से, वो आप सुनिए। भाई यहां पर जो मानव जो था वो किस से डर रहा था, प्रकृति से डर रहा था। यानी कि वर्षा जब हो रही थी, बाढ़ का पानी आ गया, तो यहां का जो मानव था वो क्या सोच रहा था, भी प्रकृति हमसे नाराज हो गई है इसलिए ये बाढ़ आ गई है। लेकिन यहाँ का जो मानव है वो क्या सोच रहा है, भी बहुत ज्यादा बारिश हो गई है, इस बारिश के कारण ये पानी का जो भाव है ये ज्यादा है, जिससे इस क्षेत्र के अंदर बाढ़ आ गई है। तो ये जो है, ये जो सोच थी, यानी कि इस पर्यावरण को समझने की सोच जो थी वो कौन सी कहलाई, प्रकृति का मानवीकरण कहलाई। यहां पर तो बाढ़ आने पर ये मानव डरता है और ये कहता है भी प्रकृति क्या हो गई, नाराज हो गई। और जब यहां पर जब बाढ़ आती है तो ये मानव ने क्या कर लिया, भौतिक पर्यावरण को समझ लिया भी ये जो बाढ़ आई है प्रकृति के कारण नहीं आई, अधिक वर्षा के कारण आई है, ठीक है, ये समझ लिया। दूसरी जो लाइन है हम बात कर रहे हैं, भी देखो जब इस मानव ने इस भौतिक पर्यावरण को समझ लिया तो फिर क्या हुआ। दूसरी लाइन, मानव ने सामाजिक, मानव में सामाजिक व सांस्कृतिक विकास किया। यानी कि मानव में सामाजिक व सांस्कृतिक विकास हुआ और जिससे मानव में और बेहतर विकास तकनीक से हुआ, और बेहतर विकास तकनीकी या प्रौद्योगिकी से हुआ। और इस लाइन के बाद में हम एक अंतिम निष्कर्ष निकालेंगे। दो लाइनों के अंदर मैं आपको बता दूंगा सीधा सा भी। अब यहां पर देखो मानव ने इस भौतिक पर्यावरण को समझ लिया, वो कहता है भी प्रकृति कोई हमसे नाराज नहीं है। तो फिर हमारे सामने जो दूसरा आता है भी, ये जो मानव है ये भौतिक पर्यावरण को समझ तो लिया, तो फिर क्या हुआ, इस मानव के अंदर सामाजिक व सांस्कृतिक विकास हुआ। यानी कि ये जो विकसित मानव है इसको इसके अंदर किस प्रकार का विकास हुआ भी, हमें किस प्रकार के घर के अंदर रहना चाहिए, हमारा खान पान किस प्रकार से होना चाहिए, हमारे रीति रिवाज किस प्रकार से होने चाहिए, हमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। तो इन सभी बातों का क्या हुआ, विकास हुआ, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास हुआ।
इसके अलावा इसके अंदर और ज्यादा देखो, सामाजिक और जब सांस्कृतिक विकास हुआ, जिससे और ज्यादा बेहतर विकास हुआ, किसका विकास हुआ? प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, यानी कि तकनीक का विकास हुआ। इस तकनीक का मतलब क्या हुआ? देखो, इसने क्या कर दिए, इस तकनीक से समुद्रों के पास में पतन बना दिए, विश्राम स्थल बना दिए, विश्राम स्थल बना दिए। इसके अलावा और बात करें तो मैदान बना दिए, नहरें बना दी, कुओं का विकास कर दिया, यान बना दिए। यानी कि कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो जिसके अंदर आज के मानव ने किया है, तो वो कौन सा था? विचारधारा। ये विचारधारा थी, ठीक है। अब इसी विचारधारा का मैं यहां पर एक अंतिम लाइन लिख रहा हूं, जैसे यहां पे लिखी थी, प्रकृति के अनुसार मानव ने अपने आप को ढाल लिया। तो यहां पर एक लाइन है, मैं इस लाइन को यहां से मिटा देता हूं एक बारी, क्योंकि हमें इन दोनों ये जो विचारधारा इनकी आवश्यकता पड़ेगी। इसको भी मैं मिटा देता हूं। अब यहां पर जो हुआ, तो यहां पर क्या हुआ? प्रकृति के अनुसार मानव ने अपने आप को डाल लिया। तो यहां पर जो लाइन रहेगी, इंपॉर्टेंट जो लाइन रहेगी, आप नोट लगा लेना इस लाइन को। मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार डाल लिया, और अपनी समझ से भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर दिया, ठीक है। परिवर्तन कर दिया, ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। दोनों अगर आप समझ गए तो ये आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ठीक है। भूगोल के अंदर इस विचारधारा को, यानी कि मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार डाल दिया। ये जो प्रकृति है इसको किसके अनुसार डाल लिया? मानव ने अपने अनुसार डाल लिया। जैसे ये मेरा कमरा है और मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है जैसे आंधी तूफान आने का, तो मैंने अपने आप को क्या कर लिया भी, इस प्रकृति से बचने के लिए, यानी कि इस आंधी तूफान से बचने के लिए मैंने क्या कर दिया? ये मकान बना दिया। तो ये जो मकान बना दिया, ये क्या कौन सी विचारधारा है? ये प्रकृति का मानवीकरण। अभी मैंने अपनी बुद्धि से ये मकान बना लिया, ठीक है, जिससे मेरी आंधी तूफान और वर्षा से क्या हो सके? रक्षा हो सके। तो ये जो विचारधारा है इसको हम क्या कहेंगे? प्रकृति का मानवीकरण कहेंगे। और भूगोल के अंदर इस विचारधारा को जो नाम दिया गया, विचारधारा को जो नाम दिया गया, विचारधारा को नाम दिया गया, उसे क्या कहते हैं? संभववाद कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? भूगोल की परिभाषा में संभववाद कहते हैं, ठीक है। ये आपका जो किताब है उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं जो करने जा रहा हूं तीसरी, उसके बाद में मैं 10 मिनट का आपको रिवाइज करवाऊंगा इनके बारे में। पर्यावरण निश्चयवाद क्या है, संभववाद क्या है, यानी कि इसी विचारधारा को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण निश्चयवाद। इसी विचारधारा को हम क्या कहते हैं? संभववाद। हम बात करेंगे ये संभववाद विचारधारा दी किसने, कौन से व्यक्ति थे, तो छोटी छोटी लाइनों के अंदर। अब हम तीसरी विचारधारा की बात करते हैं। तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। अरे कल तो मिटा दिया। प्रकृति का
देखो तीसरी जो विचारधारा थी, उस विचारधारा का जो नाम था वो विचार है नवनिश्चयवाद की विचारधारा। नवनिश्चयवाद की विचारधारा। ठीक, नवनिश्चयवाद की विचारधारा ये किसने दी, किस तरीके से दी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सिर्फ एक बार इसका मतलब समझेंगे भी। आपसे पूछ ले भी नवनिश्चयवाद विचारधारा के अंदर क्या है, वो हम यहां पर बात कर लेते हैं। उसके बाद में एक एक विचारधारा के ऊपर फिर से हम बात करेंगे। देखो नवनिश्चयवाद की विचारधारा वो क्या कहती है, इसी विचारधारा का इसी के अंदर समावेश है, और ये प्रकृति के अंदर मानवीकरण है, इसी का समावेश है। यहां पर मैं लिख सकता हूं इस प्रकार से संभववाद, ठीक, और यहां पर मैं लिख सकता हूं निश्चयवाद, पर्यावरण निश्चयवाद, ठीक है। यानी कि ये जो विचारधारा है ये दोनों किसके अंदर पाई जाती है, नवनिश्चयवाद के अंदर पाई जाती है। नवनिश्चयवाद विचारधारा का क्या स्ट्रक्चर है हम बात करते हैं। ये क्या कहता है, देखो पहली जो विचारधारा थी वो प्रकृतिवाद थी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ भी जो भी काम करना पड़ेगा हमें प्रकृति के आदेश के अनुसार करना पड़ेगा। ठीक, दूसरी विचारधारा क्या कहती है भी कोई भी काम है वो मानव कर सकता है, यानी कि इस पर्यावरण के अंदर कुछ भी करना हो वो कौन करेगा, मानव करेगा। इसी कारण से इस विचारधारा के अंदर प्रमुख जो था वो कौन था, मानव हो गया, और यहां पर प्रमुख कौन हो गया, प्रकृति हो गया। तो ये जो विचारधारा कहती है, ये कहती है भी मानव व प्रकृति दोनों को सामंजस्य, मानव व प्रकृति दोनों को सामंजस्य बैठाकर कार्य करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ भी मानव और प्रकृति है, उन दोनों को आपसी तालमेल के आधार के ऊपर क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। यानी कि इसका कहने का अभिप्राय है भी मानव जो कार्य कर रहा है, मानव जो क्या कर रहा है इस पर्यावरण के अंदर जो भी कार्य कर रहा है, तो वो प्रकृति को क्या नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। और प्रकृति के जो संसाधन है उसका प्रकृति के अंदर प्रकृति को नुकसान नहीं होना चाहिए जो मानव कर रहा है, और प्रकृति के जो साधन है उसका जो मानव जो उपयोग कर रहा है वो अपनी जरूरत के अनुसार करना चाहिए, जरूरत के अनुसार। ठीक, तो फिर क्या हो गया, मानव व प्रकृति दोनों आपस के अंदर सामंजस्य बिठाएं, एक दूसरे का क्या करें, सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें। और यही विचारधारा क्या कहलाई, नवनिश्चयवाद कहलाई। आपसे पूछे तो आपकी सिर्फ एक लाइन के अंदर उत्तर होना चाहिए भी इस प्रकार की विचारधारा जिसके अंदर मानव व प्रकृति दोनों को महत्व दिया गया है और दोनों आपस में एक दूसरे का सहयोग करके विकास करे, वो विचारधारा कौन सी कहलाई, नवनिश्चयवाद की विचारधारा कहलाई। अब हम बात कर लेते हैं इनके छोटे छोटे फैक्ट की बात कर लेते हैं भी ये विचारधाराएं किसने दी। अब मैं ये सारा का सारा ये मिटा रहा हूं। अब अगर संभववाद की बात आए तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है, मानवीकरण की बात हो रही है। अगर निश्चयवाद की बात आए तो आप समझ जाना प्राकृतिकरण की बात हो रही है। अगर दोनों की बात करूं, प्राकृतिकरण और मानवीकरण, आप समझ जाना निश्चयवाद की बात हो रही है। तो 5 या 4 मिनट के अंदर हम करते हैं। देखो पहले निश्चयवाद
इस विचारधारा के अलग अलग नाम है। इसको ही हम क्या कहेंगे? प्रकृतिवाद कहेंगे। ठीक है, प्रकृतिवाद कहेंगे। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे? वातावरणवाद कहेंगे। वातावरणवाद कहेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश के अंदर इसका जो नाम है वो डेटरमिनिज्म है। ठीक है, ये जो विचारधारा कहां पर विकसित हुई? जर्मनी में विकसित हुई। करने वाले कौन थे? अम्बोल्ट व रेटजेल। अब यहीं पर मैं रेटजेल के बारे में आपको बता देता हूं, रेटजेल के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। इस विचारधारा को विकसित किसने किया? अम्बोल्ट व रेटजेल। लेकिन इस विचारधारा का मुख्य प्रतिपादक कौन था? मुख्य आपसे पूछ ले तो प्रतिपादक वो कौन था? तो रेटजेल। दूसरी लाइन, इसकी पुस्तक का जो नाम है, पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है, मैं यहीं पर बता देता हूं, एंथ्रोपोजोग्राफी। इसी बुक के अंदर जिसका अध्ययन किया गया था वो, यानी कि इस पुस्तक के अंदर जिसका अध्ययन किया गया, इस पुस्तक में मानव भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन किया। तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता। आपसे पूछ ले मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा? रेटजेल रहेगा। ठीक है, ये जो इसके अंदर क्या था, ये क्या कहते हैं, मैं सीधा ये से डायरेक्ट बता देता हूं, निश्चयवाद। ये कहते हैं भी जो कुछ भी करेगा वो कौन करेगी? प्रकृति करेगी। और यहां पर एक बहुत ही प्यारी सी परिभाषा है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। सैंपुल इसने क्या कहा? मानव भूतल की उपज है। यानी कि मानव क्या है? भूतल की उपज है। जो कुछ भी करेगी वो प्रकृति करेगी, प्रकृति के अलावा कुछ भी नहीं होगा। हम सुबह सुबह ये उठते हैं तो हम यही कहते हैं, हे ईश्वर जो कुछ करेगा तू ही करेगा। तो वो कौन सी विचारधारा है? निश्चयवाद की विचारधारा है। और सबसे अच्छी विचारधारा के अंदर ये परिभाषा मानव भूतल की उपज है। इस लाइन का अर्थ समझिए। ये लाइन कहती है भी मानव जो है वो पृथ्वी का बच्चा है। मानव पृथ्वी का बच्चा है और ये जो मानव है उस पृथ्वी के धूल के कण के समान है। और इस मानव का पालन पोषण जो करती है वो पृथ्वी माता के रूप में करती है। और ये जो पृथ्वी को जो दर्शाया गया है वो किस रूप में दर्शाया गया है? प्रकृति के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, तो इसी के साथ में ये निश्चयवाद की विचारधारा यहां पर मैं समाप्त करता हूं। यानी कि इसके अंदर ये कहता है भी प्रकृति जो कुछ भी करेगी वो कौन करेगी? प्रकृति करेगी। बस इसी लाइन को याद रखना और प्रकृति के अनुसार ही आपको एग्जाम्पल देने हैं। यानी कि मानव कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे ठंडे इलाके के अंदर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, मानव क्या कर देगा? कुछ नहीं कर सकता। आंधी आ रही है, तूफान आ रहे, मानव क्या कर देगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता प्रकृति का। इसी प्रकार से दूसरी विचारधारा संभववाद। इस विचारधारा के बारे में देखिए, इसे क्या कहते हैं? संभववाद इंग्लिश के अंदर इसे क्या कहते हैं? पॉसिबिलिज्म। ठीक, पॉसिबिलिज्म इंग्लिश के अंदर इसे क्या कहते हैं? पॉसिबिलिज्म कहते हैं। और ये जो विचारधारा कहां पर पनपी? फ्रांस के अंदर। इस विचारधारा का जो विकास किया वो किसने किया? बलास ने किया। ठीक है, इस संभववाद शब्द का किसने यूज किया? तो फेब्रे ने किया। ठीक है, ये जो विचारधारा ये क्या कहती है? भी मानव जो है, ये विचारधारा कहती है मानव कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, मानव की इच्छा के ऊपर है, मानव कुछ भी कर सकता है। यानी कि
यहाँ सब और हमारे संभावनाएं पाई जाती है, किसी भी प्रकार की संभावनाएं पाई जाती है। उन संभावनाओं का उपयोग मानव करे या ना करे वो उसकी इच्छा के ऊपर है, प्रकृति उसे बाध्य नहीं कर सकती। तो एक बहुत ही अच्छी परिभाषा है प्यारी सी, वो हम बात करते हैं। प्रकृति एक सलाहकार से ज्यादा कुछ नहीं है। यानी कि प्रकृति सिर्फ राय दे सकती है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती। ये मानव की इच्छा है, वो माने या ना माने सिर्फ राय दे सकती है। ठीक है, तो ये कौन सी विचारधारा है आपकी? संभववाद के अंदर, जिसके अंदर मानव जो है वो कुछ भी कर सकता है, जिसके अंदर मानव को श्रेष्ठ बताया गया है और निश्चयवाद के अंदर प्रकृति को श्रेष्ठ बताया गया है। ठीक है, इसी को आपको ध्यान में रखते हुए आपको आंसर देना है। विसंभववाद के अंदर किसको श्रेष्ठ बताया गया है? मानव को, जबकि निश्चयवाद के अंदर किसको बताया गया है? प्रकृति को बताया गया है। और दोनों का कॉम्बो जो है वो किसके अंदर है? नव निश्चयवाद के अंदर है। ठीक, नव निश्चयवाद, नव निश्चयवाद। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? नियो डेटरमिनिज्म। ठीक है, ये जो विचारधारा देने वाला कौन था? ग्रिफ टेलर। ठीक है, कहाँ का था? अमेरिका का। और ये जो विचारधारा आई किस सदी के अंदर आई? तो 20वीं सदी के अंदर ये विचारधारा आई। अब हम इस बात एक और कर लेते हैं भी, इसी विचारधारा के दो नाम और हैं, वो यहीं पर ही और कर लेते हैं। इसको क्रियात्मक, यहां पर लिख दे, क्रियात्मक संभववाद। क्रियात्मक संभववाद का, और ये जो कहने वाला व्यक्ति था ये कौन था? टेथम था। इसके दो नाम है, इसे व्यवहारिक संभववाद भी कहते हैं। ठीक है, व्यवहारिक संभववाद भी कहा जाता है। इसके अलावा और बात करें, इसका इंग्लिश के अंदर हम नाम नोट कर लेते हैं, प्रैग्मैटिक पॉसिबिलिज्म। ठीक है, ये इसका क्या हो गया इंग्लिश में, और क्या नाम है? व्यवहारिक संभववाद। ये किसने कहा? टेथम ने। ठीक, इसके अलावा एक परसंभाव्यवाद है जिसको कहते हैं प्रोबलिज्म। ये किसने कहा? ये स्पेट ने कहा, ठीक है, प्रोबलिज्म। तो आपको ये दो मैंने क्यों नाम बताए आपको? एक तो क्रियात्मक संभववाद, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? प्रैग्मैटिक पॉसिबिलिज्म। ये किसने कहा? टेथम ने कहा। किस विचारधारा को कहा? नवनिश्चयवाद को कहा। दूसरी प्रोबलिज्म, ये जो है प्रोबलिज्म किसने कहा? स्पेट ने कहा। किस विचारधारा को कहा? नवनिश्चयवाद विचारधारा को कहा। ठीक है, अब हम इस नवनिश्चय विचारधारा के अंदर जो टेलर ने जो कंसेप्ट दिया है उसकी हम बात कर लेते हैं भी, उसने क्या कहा। देखो, इस नवनिश्चयवाद के अंदर जो बताया गया है वो पहले तो बताया गया है प्रकृति व मानव एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ सहयोग करे तो
दोनों का विकास होगा, विकास होगा, ठीक, विकास होगा। ये क्या है? नव निश्चयवाद है। ये कहते हैं भी प्रकृति का भी साथ देना चाहिए और प्रकृति मानव का साथ दे, यानी कि दोनों क्या करें, मिलजुल करे, एक दूसरे के साथ में पार्टिसिपेट करें, जिससे विकास दोनों का हो। जैसे मान लेते हैं आजकल जिस प्रकार का विकास चल रहा है, तीव्र गति से विकास चल रहा है, जिसके अंदर मानव संभववाद बनता जा रहा है, ठीक है, प्रकृति को उसने अपने साथ में अब नहीं ले रहा है। जैसे बात करें अंधाधुंध कटाई के बारे में, वनों की जो कटाई हो रही है, यानी कि वनों की कटाई हो रही है, तो वनों की कटाई हो रही है तो हमारा पर्यावरण का सिस्टम बिगड़ रहा है। तो ये क्या है? ये प्रकृति का साथ नहीं दे रहा, यानी कि मिलजुल कर कार्य नहीं चल रहा। जबकि आवश्यकता किस बात की है? भी दोनों एक दूसरे का सहयोग करें, जिससे जो ये प्राकृतिक या भौतिक पर्यावरण है ये भी बना रहे और मानव अपना विकास करता रहे, ठीक है। ये नवनिश्चयवाद की विचारधारा है। इसके अंदर टेलर ने एक कंसेप्ट दिया था जिसका नाम है, एक अवधारणा दी थी टेलर ने, वो दी थी स्टॉप एंड गो, यानी कि रुको और जाओ। ये जो अवधारणा दी थी ये टेलर ने दी थी। इसका जो मतलब है वो मैं यहां पर कर देता हूं इस प्रकार से, हरी बत्ती, ठीक है, इसी प्रकार से लाल बत्ती, ठीक है, काली बत्ती मेरे पास में है नहीं तो मैं नीली लिख देता हूं। तो इसी प्रकार से ये पीली बत्ती, ठीक है। ये इसने 3 जो बत्तियों का रूल लागू किया था, इसने क्या बताया उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, ये किसी प्रकार की सड़क है, इसके अंदर से वहां निकल रही है और यहां पर इस प्रकार से क्या आ जाता है, एक चौराहा आ जाता है, जिसके ऊपर क्या लगी हुई है, लाल बत्ती लगी हुई है, लाल बत्ती लगी हुई है। और यार कहने का मतलब क्या है, मैं सीधा लिख देता हूं, इस प्रकार से 3 बत्तियां लगी हुई है, इस प्रकार से, ठीक है। पहली जो बत्ती है वो इस प्रकार से लाल बत्ती है, उसके बाद में दूसरी जो है वो कौन सी है, पीली बत्ती है, और तीसरी कौन सी है, इस प्रकार से हरी बत्ती है, ठीक है। इसी प्रकार इस साइड के अंदर लगी हुई है, इस प्रकार से। तो इसके कहने का मतलब क्या है, फिर वो आगे भाई कोई भी साधन आ रहा है तो सबसे पहले कौन सी बत्ती यूज होगी, वो लाल बत्ती यूज होगी। तो इसका मतलब क्या है, वो किसके बारे में कह रहा है, वो उस जो साधन है उसको कह रहा है, बोले आप रुक जाए, ठीक है। जैसे हम जा रहे हैं, मैं कहीं पर जा रहा हूं, रास्ते के अंदर इस प्रकार का चौराहा आ गया, लाल बत्ती हो गई, तो वो मेरे को क्या संकेत दे रहा है, रुकने का संकेत दे रहा है। उसके बाद में ये जो पीली बत्ती है, पीली बत्ती यानी कि येलो, ये जो बत्ती है ये क्या कह रही है, ये कह रही है भी आप रुक तो गए, लाल बत्ती ने आपको रोक दिया, लेकिन अब आप वापस क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, यानी कि रेडी हो जाओ चलने के लिए। तो यानी कि पोजीशन ले लेते हैं। जिस प्रकार आप देखते होंगे जैसे ट्रैक के अंदर धावक दौड़ रहे होते हैं, तो उससे पहले क्या होते हैं, वो बैठे होते हैं, उसके बाद के अंदर उनको रेडी के लिए यानी कि विसल बजाई जाती है और फिर उसको दौड़ने के लिए कहा जाता है। तो इसी प्रकार से यही कंडीशन है, यहां पर लाल जो है उसने रोकने के लिए कहा है, उसके बाद में येलो जो है वो कहता है बोल तैयार रहे आप, और उसके बाद में ये जो ग्रीन जो सिग्नल है, ये जो सिग्नल है ये कहता है बोले आप क्या है अपने रास्ते के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कोई उसने यहां पर कार जीप या ट्रैक्टर उसके बारे में नहीं बताया, यहां पर पुलिस के चौराहे के ऊपर खड़ा है, पुलिसकर्मी खड़ा है, इसने क्या बताया,
इसीलिए इसने ये कंसेप्ट दिया था स्टॉप एंड गो का। ये क्या कहता है, बोले आप कुछ समय के लिए रुके। अब इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो पुलिसकर्मी है ये इस साधन को रोक तो सकता है, कितने समय के लिए, कुछ समय के लिए, लेकिन ये नहीं है कि भी इस स्थान के ऊपर जा रहा है और उसे इस प्रकार से और वो यहाँ पर इस स्थान के ऊपर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी कि वो कुछ समय के लिए उसे रोक सकता है, यानी कि उसकी गति को कम कर सकता है, लेकिन उसका जो लक्ष्य है उसको परिवर्तन वो नहीं कर सकता। तो यही कह रहा है, बोले प्रकृति जो है वो मानव को कुछ समय के लिए रोकती है लेकिन विकास करने से रोक नहीं सकती। यही इसका कंसेप्ट है और यही इसका अवधारणा है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ में आज की जो विचारधारा है वो पूरी हुई और इसके बाद में हम कुछ परिभाषाएं हैं या फिर इन विचारधाराओं से संबंधित है जो भी आगे का जो मैटर रहेगा वो हम कल करेंगे। और आप इस वीडियो को लाइक